अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं आज की सुबह आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी गुड न्यूज लेके आएगी। इफ यू लुक अराउंड, कराची वालों के लिए तो जी सबसे बड़ी अच्छी खबर यही होती है कि हमारे यहाँ जो मौसम है वो अब्र आलूद है, यानी बारिश आए ना आए हम बेचारे मासूम शहरी बादलों से खुश हो जाते हैं। इसकी वजह ये भी है कि अगर आप देखें कराची में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है इस वक्त, हीट वेव का लोग शिकार हो रहे हैं। आई नो ऑफ पीपल जो जिनको बाकायदा हीट स्ट्रोक हो चुका है, तो अपना बहुत ख्याल रखना जरूरी है। और हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं ना कि वर्टिकली ये शहर फैला हुआ है, इतने ज्यादा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वेंटिलेशन एवरीथिंग मैटर्स। तो जरा सा भी अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वी फील लाइक सेलिब्रेटिंग। तो आज अगर अभी तक आपने अच्छी सी चाय और पकौड़े नहीं खाए हैं, आई थिंक दिस इज योर क्यू, गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में ये एक अब्रे रहमत के बजाय बायस रहमत भी बन जाता है, और उसकी वार्निंग में डिपार्टमेंट कई दफा दे चुका है। कराची की साग, जिस तरह हमारी गलियां हैं, जिस तरह अर्बन प्लानिंग का हाल है आपके सामने है, एंड व्हाट इट कॉजेज इज अ लॉट ऑफ अर्बन फ्लडिंग। हमारे यहाँ जो रेन ड्रेन्स होती हैं उनकी सफाई का, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा जाता जैसे कि उसूलन रखना चाहिए। बड़ा शहर है, प्रेस्ड फॉर रिसोर्सेज, ऑल दोस प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज फ्रॉम द मेट डिपार्टमेंट, और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या तनबीह पेशन गोई है पाकिस्तान में। अब अगर मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है तो कराची को कितनी बारिश मिलेगी और उनका क्या ख्याल है, क्या खुदा ना खासा हम फिर अर्बन फ्लडिंग की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मौसम काफी खुशगवार है, लेकिन क्या बारिश की पेशन गोई की जा सकती है अगले 24 घंटों के लिए? जी देखिए, कोई ऐसी मेजर बारिश तो नहीं है, अलबत्ता मतलब अब्र आलूद है जैसे कि, और अब ऐसी कंडीशन रहेगी मोर और लेस, ज्यादातर ऐसी रहा करेगा। और सी ब्रीज जैसे अच्छी चल रही है पिछले 2 दिन से, तो जनरली क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंट लाइट रेन कहीं और कहीं ड्रिजल, खासकर रात में और सुबह में इसके ज्यादा इम्कानात होते हैं। जी सही। तो सरफराज साहब, अमूमी तौर पे अगर ये खुल के बादल नहीं बरसेंगे तो क्या गर्मी में हम मजीद इजाफा देख सकते हैं? क्योंकि कराची में जैसा होता है कि अगर टेम्परेचर 35 भी है, फील उसकी 42 की आ रही होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो हल्की हल्की फुहार है, ये क्या मौसम को ठंडा रखेगी या मजीद हमें ऐसा एहसास होगा कि गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ गई है? जी मेरे ख्याल के ना, जैसे कि असल में ये मुस्तकिल सिलसिला नहीं होता, ये दोपहर में बादल छट जाते हैं, सुबह में और रात में तो अच्छे बादल होते हैं, उसके नतीजे में फुहार भी पड़ती है। तो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा, 34 या 35 तक, ज्यादा से ज्यादा 35 तक जाना चाहिए। और नमी तो रहेगी, इसलिए कि जाहिर है कि नमी बादल जो आते हैं तो वो नमी ही की वजह से नमी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो ही आते हैं। और जब बादल इस साल मानसून की क्या आपकी फोरकास्ट है? हमने देखा कि कराची में एक 5 साल का ड्राई स्पेल देखा था, जबकि अगर हम बाकी कोस्टल एरियाज की तरफ अगर देखें, मिसाल के तौर पे इंडिया के शहर मुंबई में देखें, जबरदस्त बारिशें वो ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं। इस दफा कराची कितनी मानसून बारिशें रिसीव करेगा? और एक मैं आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें 4 वार्निंग अर्बन फ्लडिंग की तरफ दी गई है, क्योंकि हो सकता है गुज़िश्ता सालों से ज्यादा इस दफा कराची में बारिश हो। क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें हमारे डिपार्टमेंट ने जो एक आउटलुक इशू की थी जून के पहले हफ्ते में ही, तो हमारे यहाँ मानसून अमूमन जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों पर मुश्तमिल होता है। तो अभी आज यानी 29, कल 30 तारीख है, तो आज और कल हल्का सा स्पेल हो जाएगा नॉर्थ पाकिस्तान में, लाहौर से ऊपर का जो इलाका है उसमें। और ये कि कराची में अभी मानसून की उस तरह की बारिश तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल 3 महीनों पर मुहित अगर हम बात करें तो जो एक एवरेज रेनफॉल होती है नॉर्मल से 20% ज्यादा का इम्कान जाहिर किया गया है। तो उसके नतीजे में जाहिर है कि जब कोई हैवी स्पेल हो जाता है कराची में, आप कह लें मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एक घंटे में अगर 80 से 100 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए कराची में, तो फिर अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, इसलिए कि जितनी तेजी से पानी गिरता है उतनी तेजी से ड्रेन आउट नहीं होता। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो ये खदशा तो रहेगा। आपको याद होगा पिछले साल भी मानसून में अच्छी बारिशें हुई थी, हालांकि वो वक्फे से 3-4 स्पेल हुए थे, वक्फे से हुए थे, लेकिन वो पहले ही उसमें स्पेल में 100-150 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल खासकर लो लाइंग एरियाज में ज्यादा खदशा रहता है। जी तो सरफराज साहब, आपकी इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया गया है क्या? रेन ड्रेन्स जो हैं या पाकिस्तान में जो नाले हैं, बरसाती नाले, उनकी सफाई, उनकी मेंटेनेंस, क्या कुछ तैयारी की गई है इस मानसून की आपकी इतलात के मुताबिक?
जी बिल्कुल, मेरी इत्तला के मुताबिक की गई है, उसको सीरियसली लिया गया, क्योंकि हमने जैसे ही इशू की थी तो उसी दिन या नेक्स्ट डे हमने कमिश्नर कराची को पीडीएमए जो होता है पीडीएमए सिंध, उनको हमने इशू कर दी थी। इसी तरह से एनडीएमए को ज़ाहिर है इशू की गई थी और सारे जितने भी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको इशू की गई थी। और लकीली या अनलकीली मैं उसमें उस मीटिंग में मुझे तो पता नहीं चला था, मैं नहीं जा सका था, लेकिन पता चला कि कमिश्नर साहब ने और उस अगले दिन सिंध चीफ मिनिस्टर ने भी मेरे ख्याल में कोई मीटिंग कॉल करके नालों की सफाई वफाई का कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। जी सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फिलहाल के लिए अगले 24 घंटों में ज्यादा तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन चाय पकौड़ों का मौसम रह सकता है। खवातीन खाना अगर शो देख रही हैं तो आप की धुलाई से इज्तनाब करें, क्योंकि हो सकता है। So more importantly, have a good day, start on a breezy note। हमारे लिए हल्की फुल्की सी बारिश हमारे अपने मूड को भी खुशगवार कर देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एक और चीज जो मूड को खराब करती है कराची में कि बारिश के भी 2 बूंदे नहीं टपकती और लाइट चली जाती है। तो जरा इस मामले पे भी बात करेंगे। आपने देखा कि हमने इस इशू को ओवर द वीकेंड यानी उससे पहले भी उठाया था कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, यानी जो इलाके वैसे अस्तना करार दिए गए थे लोड शेडिंग की, वहां पे भी 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बोझ है और ट्रांसमिशंस का मसला है, लेकिन अब गवर्नर सिंध ने आज खुद इसका नोटिस लिया है। इसके बाद क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और खास तौर पे इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंटरनली परेशान कुन नहीं है। खान गवर्नमेंट के सामने एक नहीं कई चैलेंजेस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करेंगे द पेट्रोल बॉम्ब की, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओवर द वीकेंड उनकी एक 2018 की ट्वीट को बार बार दिखाया गया विद माइनर चेंजेस, जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बट ऑन द अदर हैंड इस वक्त लोगों का, अवाम का गिला ये है कि अब उन्होंने भी वही पेट्रोल बॉम्ब, वही फर्नेस बॉम्ब पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया है एंड नथिंग हैज रियली चेंज्ड। मोर ओवर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात भी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दिए गए इशारे में हम देख सकते हैं उनके बहुत सारे उनके इत्तेहादी मिसिंग थे, विच हैज रेज्ड कंसर्न्स एज वेल। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, एक नजर जरा डालना चाहेंगे मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदों की हेडलाइंस पे। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि महाजराई की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और बहुत सारे कोविड-19 रिलेटेड जो हेडलाइंस है पाकिस्तान के मुतालिक वो बहुत मिसलीडिंग है। आपको सबसे पहले दिखाते चलें कि हमारे सामने है जी ये वॉइस ऑफ अमेरिका की हेडलाइन, विच सेज कोविड-19 की जो डेथ्स हैं वो पाकिस्तान में और उसके पेशेंट्स, उसको ग्रोसली अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी नंबर्स को सही नहीं दिखाया जा रहा। आगे बढ़ते हैं द डिप्लोमैट पे, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोविड-19 के तहत जो हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रैटेजी है, वो काफी कंफ्यूज्ड है। नेक्स्ट ऑन अल जजीरा कहता है कि स्मार्ट लॉकडाउन इन पाकिस्तान टू टारगेट 500 हॉटस्पॉट्स, यानी उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है। वो देखना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन कितना स्मार्ट है या नहीं। लास्टली गार्डियन ने रिपोर्ट किया है जी पाकिस्तान में कोविड-19 डॉक्टर्स को ब्लैक मार्केट का सामना है, जहां पे प्लाज्मा डोनर्स बकायदा प्लाज्मा को फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में परेशान कुन जो बात है वो आखिरी में आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। इसमें जी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है 50% कोरोना केसेस के जो कि इंपोर्ट हुए हैं यूके में। ये टेलीग्राफ ने जी हेडलाइन चलाई है और अपना जो पब्लिक हेल्थ डेटा है उसको इसमें कोट किया है। लेकिन आपको बताते चले कि ये कितना मिसकोटेड है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने ये है कि पाकिस्तान से सिर्फ जो एक्टिव केसेस वहां पे गए हैं वो तकरीबन 30 हैं। कहा यह जा रहा है कि उनका जो राइट विंग मीडिया है वो इस बात के खिलाफ था कि रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं पाकिस्तान से। इसके बताते चलें कि ये फ्लाइट्स आखिरी फ्लाइट से पहले मैं आपको पहली फ्लाइट के बारे में बताती हूँ जी। तो इन्होंने कहा कि
50% टोटल इंपोर्टेड केसेस पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त 7 मई को आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान से गई, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ 24,000 एक्टिव केसेस थे। ऑन द अदर हैंड यूके में केसेस की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा थी। तो ऐसा लग रहा है कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का जो फेलियर रहा है उसको कोई ना कोई एक लॉबी है जो पाकिस्तान पे ब्लेम करना चाहती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि तकरीबन 190 फ्लाइट्स उस दौरान अमेरिका यूके पहुंची हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 एक्टिव केसेस पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा है। सो थिंग्स आर डेफिनेटली हीटिंग अप अराउंड द वर्ल्ड, जहां हमें अपना भी हैव टू ब्रिंग आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। साथ साथ इस बात पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर किस तरह मीडिया की जंग में मीडिया एक तरह से धावा बोल रहा है पाकिस्तान पे। इसी तरह का केस न्यूजीलैंड के हवाले से भी रिपोर्ट किया गया कि न्यूजीलैंड वैसे तो जी कंप्लीटली कोरोना फ्री हो गया है, लेकिन एक जो केस डिस्कवर हुआ है वो कोई शख्स, कोई पैसेंजर लाहौर से ट्रैवल करके। So we need to be very mindful of the international perception that is being built for Pakistan, and our foreign office, our media has to combat that. So we want to play our part in pointing out the facts to you. आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं दोबारा जरा घरेलू सारिफीन की, कराची की आवाम की, जो कि काफी परेशान नजर आई कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के हवाले से। हाल ही में जो ताज़ा तरीन इसके बारे में अपडेट्स हैं वो ये कि दोनों सूरतों में, यानी आवाम की बातचीत भी सुनते हुए और कि इलेक्ट्रिक की तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी एड्रेस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने इसमें इंटरवीन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ के इलेक्ट्रिक नूर अफशां। उनसे जानते हैं कि मामला किस तरह आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम नूर। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी नूर। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने देखा कि जमात इस्लामी के कई प्रोटेस्ट हुई एंड दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट व्हाट दे फील कि बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है कराची की आवाम के साथ। लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई थी, उसमें हमने देखा कि हर तरफ से ही बात की जाने लगी। खास तौर पे आप लोगों की ये स्टेटमेंट कि सुई सदर्न गैस ने तकरीबन 50 MMCFD गैस की कम सप्लाई की है, उसके जवाब में भी सुई सदर्न गैस ने फौरी तौर पर उसको आगे हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा मुआहदा तो 190 का था, हमने बढ़ा के फिर भी 240 MMCFD गैस प्रोवाइड की है। तो मजीद जो रिक्वेस्ट आई थी KE की तरफ से वो उसको 290 पे ले जाने की थी। थोड़ा सा इस मामले की वजाहत कर दीजिएगा कि सुई सदर्न गैस के साथ किस तरह मामला आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिद्रा, सबसे पहले हमें बुनियादी वजह आपने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब की है, लेकिन इशू एक फंडामेंटल फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज का है। सबसे पहले हमने जनवरी 2020 के अंदर फ्यूल सप्लायर को बता दिया था कि हमें जून के महीने में 1,20,000 टन की डिमांड है फर्नेस ऑयल की, जिसका मतलब है कि हमें डेली बेसिस के ऊपर 4,000 टन दरकार है। इसके अगेंस्ट अगर आजकल देखा जाए हमें 2 से 3,000 सिर्फ मिल रहे हैं, तो एक ऑनगोइंग शॉर्टेज है। जिस तरह एक गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, हम चाहते हुए भी अपने पावर प्लांट्स को इतने कम फर्नेस ऑयल पे पूरी तरह फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे। इसके एवज इस शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए हमने एडिशनल गैस की रिक्वेस्ट की थी ताकि कुछ हद तक इस इशू को मिटिगेट किया जाए। और सुई सदर्न गैस ने हमें वाकई सपोर्ट किया। आमतौर पे वो 190 MMCFD सप्लाई करते हैं, इस केस में उन्होंने बढ़ा के 290 कर दी थी, लेकिन फिर थोड़ी सी कमी आ गई। खुशखबरी यह है कि वफाक ने वज़ारत तवानाई ने दोनों ने इस इशू का इस नोट लिया है और इंपोर्ट्स की इजाजत का प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। ऑब्वियसली ये इंपोर्ट्स जब शुरू होंगी तो ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, फ्यूल सप्लाईज बेहतर होंगी। तो जो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का सीजन है उसके अंदर इंशाल्लाह पावर सप्लाई रिलायबली इंश्योर होगी। इंटरम बेसिस पर हमने ये देखा है ओवर द लास्ट 2 डेज कि गैस की सप्लाई में भी बेहतरी आई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सैटरडे और संडे को बिजली की जो सप्लाई की पोजीशन है वो काफी बेहतर हुई है। और हम होप कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड दिस विल इंश्योर, वी आर ऑब्वियसली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल अथॉरिटीज फॉर दिस। सही। मुझे ये भी बताइएगा कि एक आम तासुर अवाम में ये पाया जा रहा है घरेलू सार्फिन में कि इस वक्त अगर देखा जाए कोविड-19 की वजह से हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अमूमी तौर पे तमाम जो मार्केट्स है जहां जहां स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई हो रहा है, वैसे भी तकरीबन 5 या 6 बजे तक जो कि डे लाइट आवर्स होते हैं ये दुकानें बंद हो जाती हैं। तो लोगों का ये सवाल है आपसे कि शॉर्टफॉल की वजह क्या है? जब इंडस्ट्री नहीं चल रही,
मार्केट्स ओपन नहीं है, तब तो हम पावर वाइज हम थोड़े सरप्लस में नहीं होने चाहिए? सिद्रा, मैं बात करूंगी फैक्ट्स और नंबर्स पे। तो इसेंशियली अगर हम डिमांड की पोजीशन देखें तो एवरेज कराची की अगर डिमांड अभी की बात करूं तो 3,000 to 3,200 मेगावाट के लगभग है। और अगर पीक की बात करें, जब पूरे शहर की बिजली की कंजम्पशन मैक्सिमम पे है, तो वो तकरीबन 3,500 तक पहुंच रही है। तो डिमांड तो काफी एक हाई लेवल पे ऑपरेट कर रही है। जो इशू आ रहा है वो फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल का है। तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम सप्लाई कर सकते हैं इस डिमांड को मीट करने के लिए, और हमारे पावर प्लांट्स अवेलेबल भी हैं, वो कम्प्लीटली उनके साथ कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आइडल है क्योंकि फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल है। Right. So again the question remains कि how is demand still a straight line? यानी डिमांड में आप कमी कैसे नहीं देखते, जबकि स्मॉल एंड मीडियम साइज जो हमारी बिजनेसेस हैं वो तकरीबन बंद पड़े हैं, मार्केट्स बंद हैं, फैक्ट्रीज ऑपरेशनल नहीं है। तो आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ कम डिमांड हैज नॉट गॉन डाउन? तो हमने ये देखा है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो डिमांड है वो रिवाइव हुई है फॉलोइंग द ओपनिंग ऑफ एंड द ईजिंग अप ऑफ द लॉकडाउन। अगर हम अभी भी बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंटैक्ट है। साथ साथ एक बात सिद्रा की शिफ्ट हुई है डिमांड। तो जहां पहले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल की डिमांड होती थी, वी हैव सीन दैट रेजिडेंशियल डिमांड हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड ओवर 25%। और अगर हम अपने घरों को देखें तो जहां पहले घर में 1 और 2 लोग होते थे सुबह को, अब 4-4, 5-5 लोग घरों में है सुबह को, बिजली इस्तेमाल हो रही है। मेक सेंस, ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि ये अमूमी तासुर बिल्कुल गलत है कि हमारे यहाँ कोई डिमांड में कमी आई है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, कमर्शियल ऑपरेशंस अगर नहीं हो रहे तो कम खपत हो रही है बिजली की, जो कि सही तासुर नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी नूर, इस वक्त जिस तरह हमने देखा कि विफाकी बजट और प्रोविंशियल बजट अनाउंस हुए, इस वक्त कारोबारी तबका, कमर्शियल सार्फिन आपके बहुत ज्यादा परेशान है और उनके लिए अपने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करना मुश्किल हुआ है क्योंकि 3-4 महीने से वो मुसलसल लॉसेस में हैं। क्या केई की जानिब से उनको कोई सपोर्ट, कोई राहत, कोई रिलीफ दी जाएगी कि वो, क्योंकि उनके देख सकते हैं कि हम बिल्स एवरेजेस पे आ रहे हैं, ये सैलून ओनर्स का, रेस्टोरेंट ओनर्स का, दुकानदारों का कहना है, तो क्या उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज केई ने अपने इनिशिएटिव पे अनाउंस किया है? इसमें सिद्रा एक फेडरल गवर्नमेंट ने छोटे कारोबारी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए एक पैकेज अनाउंस किया है, और ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये कंट्री वाइड है। उसके तहत जो बिल्स हैं उनकी एक सर्टेन अमाउंट तक प्री पे कर दिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। तो इसेंशियली इन कमर्शियल एंटिटीज को अपने बिल्स की फॉर अ सर्टेन पीरियड अदायगी करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक अमाउंट इनका ऑलरेडी पे हो गया है। तो जो इनके ऊपर बिल्स का बोझ है, ऑब्वियसली कंसिडरिंग के कमर्शियल एक्टिविटीज में कम, उनके रेवेन्यूज में भी कमी आएगी। आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू एड्रेस इट। इसके साथ जो रहायशी सार्फिन है जिनके 300 से कम यूनिट है, उनको भी इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई। एंड ऑब्वियसली ये 3 मंथ्स की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ओवर 9 मंथ्स कलेक्ट की जाएंगी। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर दोज कस्टमर्स रहायशी और कमर्शियल जिनको ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस। Absolutely. एक आखिरी सवाल just to plug this in, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे the probable monsoon that Karachi will be receiving, और forecast के मुताबिक जुलाई से लेकर सितंबर तक 20% ज्यादा at an average rainfall हम expect कर रहे हैं, जो कि probably urban flooding का भी बायस बन सकती है, खुदा ना खास्ता। और एक कराची के सार्फिन की हमेशा वो रहती है आप लोगों से शिकायत कि बारिश की एक बूंद टपकती है और बिजली गायब हो जाती है। तो क्या तैयारी है आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए? इसमें सिद्रा मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने काफी पहले से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। हम अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू कर रहे हैं। हमें ऐसी जगह मिली हैं जहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया है, जहां अगर हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वायर चोरी हो गई थी तो हमने इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह ये बारिश से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ कई ऐसी
थी जहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिजली के अलावा बहुत सारी दूसरी तारें या स्विचेस या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं जो कि जिनका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उनको भी हटा रहे हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज हो। इसके साथ साथ बिजली की सप्लाई को भी इंश्योर करने के लिए जो एरियल बंडल केबल्स का सिलसिला है, कुंडों का सिलसिला है, 2 लाख कुंडे हमने हटाए हैं अपने नेटवर्क से। तो ऑब्वियसली हमारी जो कोशिश है इंशाल्लाह इससे काफी बेहतरी आएगी इस साल। लेकिन साथ साथ हमारी दरख्वास्त हमेशा यही होती है कि सेफ्टी इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ एक इदारा नहीं, आई सॉलेमली सपोर्ट के इमदाद के कई दफा हम अपनी जिम्मेदारी को भी डाइल्यूट करते हैं। जो चीजें हमारी अपनी सेहत, हमारी अपनी जान को खतरे में डालती हैं, उसको बिल्कुल हम लापरवाही के साथ, उसके साथ काफी लापरवाही बरतते हैं। सो इंशाल्लाह ताला नूर, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और खास तौर पे हम कोशिश करेंगे कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, शुड बी माइंडफुल ऑफ द डेंजर्स एंड देयर ओन लाइव्स एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे ऑक्सीजन माफिया पे, यानी जो चीज हमारे यहाँ जिसकी जरूरत हो उसको एक माफिया है जो मार्केट से गायब कर देता है। इसमें क्या पीछे मुताहरिकात हैं, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना ख्याल खुद रखो, और मेरे ख्याल में इस पे हम बहुत ज्यादा अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे जी, पानी खत्म हो जाता है तो कूलर में भर लेते हैं, खुद ले आते हैं मिनरल वाटर, टैंकर डलवा लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बिजली खत्म हो जाए तो यूपीएस लगवा लेते हैं, फौरी तौर पर जनरेटर लगवाते हैं, गैस का जनरेटर लगवा लेते हैं। सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन क्या कभी हमने सोचा था कि अपने घर में मौजूद किसी मरीज का ख्याल रखने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स भी खुद ही घर में रखने पड़ेंगे? यानी कोई ऐसा शख्स जिसको खुदा ना खासा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आमतौर पर इतने ज्यादा लोग आजमा पेशेंट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास इनहेलर होता है। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अजीब ही ट्रेंड चला हुआ है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर में रखने लगते हैं। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक माफिया है जो इस वक्त एक्टिव हो चुका है, जहां पे इनकी एक्चुअल जरूरत है। हम पूरी मार्केट में अगर देखते हैं, क्योंकि ये सप्लाई उम्मी तौर पे आपके अस्पतालों को जानी चाहिए, एंड सडनली आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, और हमारे पास मार्केट्स में ये मौजूद नहीं है। क्या वजह बनी इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान चट्टा, हु इज द स्पोक्स पर्सन फॉर YDA सर्विसेज हॉस्पिटल। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या नया ट्रेंड है? जी जी, सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी। देखिए, इस काम का आगाज तब से हुआ जब से मीडिया पे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और बाकी सारी जगहों पे ये एक डर फैलाना स्टार्ट कर दिया गया कि हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स को टीका लगा के मारा जाता है। अब जब ये चीज एक अवाम के ज़हन में एक नैरेटिव बिल्ड हो गया, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सांस जब उखड़ता है, हॉस्पिटल में आने की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तो उन्होंने बजाय इसके कि ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आने के, उन्होंने क्या किया कि ऐसे मरीजों को घर पे रख के ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए जी, एक इसमें दूसरी बात ये कि जो डीलर्स हैं, उन्होंने इसमें कुछ अपना काम दिखाया, इसमें सप्लायर्स ने कुछ अपना काम दिखाया, और डीलर्स ये कहते हैं, जब उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी ऐसे लोग जिनको जरूरत नहीं है, ऐसे उमरा या ऐसे अशराफिया या ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद कल को हमें जरूरत पड़े, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, वो खरीदना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ डॉक्टर अब्दुल रहमान आप जरूर वाजे करें। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन कि जी अस्पताल में आपका इलाज सही नहीं हो रहा, और इस मिसट्रस्ट को, इस गैर एतमादी को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, उसका दूसरी तरफ फायदा भी उठाया जा रहा है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या इस वक्त खुदा ना खासा हमारे अस्पतालों को, जहाँ पे कोविड केयर के पेशेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं या दूसरे मरीज मौजूद हैं, क्या आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना है, मुश्किल का सामना है ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से? देखिए, बिल्कुल, जब आपकी किसी भी चीज की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग इस तरह बहुत ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं,
तो हॉस्पिटल्स को भी ऑब्वियसली उनको भी उन्हीं सप्लायर्स के थ्रू आना होता है, तो उनको कहीं ना कहीं से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा जी फरमाइए। ये जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक ट्रीटिंग डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं कि ऐसे जितने भी पेशेंट्स जिनको हम ऑक्सीजन घरों में लगा रहे हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फेज ऑफ कोरोना के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे ऑब्वियसली किसी ना किसी और मेडिकेशन की भी जरूरत होती है। तो जब ये लोग घरों पे ट्रीट करते हैं खुद ही सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, और कोई मेडिकेशन जो एक्सपर्ट मेडिकेशन चाहिए होती है वो नहीं कर रहे होते, तो ऐसे पेशेंट्स फिर लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल्स में आते हैं और फिर आते ही एक्सपायर कर जाते हैं। तो आप सबसे पहले कह रहे हैं कि जैसे ही आप ये मरीज में ये साइन देखते हैं कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसकी सांस उखड़ रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं, ये बड़ा ही ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन होगा ये कहना कि जी ऑक्सीजन लगा दें वो सही हो जाएगा, उसको और भी दूसरी दवाइयों की और बाकायदा अटेंशन और ट्रीटमेंट की जरूरत है, और आप अपने मरीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं उस वक्त उसको अस्पताल ना ले जाके। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। डॉक्टर अब्दुल रहमान, दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह हम घरों में बड़ा आसान हो गया जी, अब के अपनी शुगर टेस्ट कर लें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, लोगों ने उतना ही आसान ऑक्सीजन ट्रीटमेंट को भी बना दिया कि बस ये आप सिलेंडर रख लें और जिसकी सांस उखड़ने लगे उसको ऑक्सीजन का मास्क बना दें। क्या ये इतना ही आसान है, यानी इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती आपके ख्याल में? नहीं जी, बिल्कुल। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर बंदा डॉक्टर बन जाए। अब इसमें 5 साल के लिए एमबीबीएस करवाया जाता है, उसके बाद 1 साल के हाउस जॉब, उसके बाद 4 साल की स्पेशलाइजेशन होती है, ये 10 साल बनते हैं ट्रेनिंग के। अगर ये सारा काम इतना ही एक पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर पे लगा के चेक कर लेने से होता तो इतने लंबे कोर्सेज की जरूरत नहीं होती थी। अब देखें जी, ऑक्सीजन की किसी को कमी होगी है, किसी को सांस सही नहीं आ रहा, आपने उसको ऑक्सीजन तो लगा दिया, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए जितनी मेडिकेशन है वो 1 मिनट में अप डाउन और वो मेडिसिन चेंज करनी, ये सारा डिसीजन एक डॉक्टर ले सकता है। मैं यहाँ पे आवाम को एक मैसेज देना चाहूंगा कि खुदारा हॉस्पिटल्स में ना जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक, नर्सेज, वो इस जंग से लड़ रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली लड़ रहे हैं। और जो हमारा ग्राफ बता रहा है वो ये बता रहा है कि शायद हमारी जो पीक आनी थी उसके बाद शायद हम लोग इस जंग को जीतने की तरफ जा रहे हैं, शायद करीब जल्दी की बहुत अच्छी खुशखबरी हो इंशाल्लाह। तो खुदारा ये डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की एफर्ट की वजह से हुआ है। तो खुदारा इन पे मिसट्रस्ट करने की बजाय ऐसे किसी भी पेशेंट को जिसको किसी भी किस्म की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उसको घर में रख के। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। 2 बड़े की पॉइंट्स को मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगी। नंबर 1, हमारे पास क्योंकि घरेलू सार्फिन है जिनके पास कोई मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है और एक माफिया है जो इस वक्त एक्टिवेट हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या आपको लगता है सब स्टैंडर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी यकीनन मार्केट में होंगे, और आप जो दोहरी कीमत देके जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को लोग घर में लेके आ रहे हैं वो मुज़र सेहत भी हो सकता है? सेकेंडली, अगर वो प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर है भी जो मुज़र सेहत नहीं है, उसको घर में स्टोर करने का भी तो कोई तरीका होगा ना। अस्पतालों में तो उसको एक खास तरीके से लिया जाता है, हम किस तरह उसको घर में किसी स्टोर में रख सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ी टेक्निकल चीज है, ये सारी की सारी एक एक्सपर्टीज चाहिए इन सारी चीजों के लिए। जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर की क्वालिटी की बात है, इसमें क्वालिटी ऑब्वियसली जब आपकी नीड बढ़ेगी तो उसमें क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। और ऑक्सीजन को कैसे यूज कर रहे हैं, अब वो फुली फील्ड है, हाफ फील्ड है, ये चीजें एक टेक्नीशियन को तो पता होंगी, लेकिन एक आम बंदा जो पैसे पूरे दे रहा है उसको गैस पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही, ये आम बंदा मेरे ख्याल में चेक नहीं कर सकता। लेकिन बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफा फिर घरेलू सार्फिन को ऑक्सीजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, उसको आप किस जगह रख रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर और चीजों को आग लग जाए, वो सब स्टैंडर्ड है या नहीं, और सबसे बढ़कर मरीज के साथ ज्यादती अगर आप घर में उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। And welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। Mondays are all about the moon, so if you're not wearing white, you're not doing yourself a good favor. आमतौर पे हमारे यहाँ जुम्मे के दिन लोग सफेद पहनते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें मंडे मून से ड्राइव होता है, मून का कलर सफेद होता है, तो आज व्हाइट पहनना जैसे मैंने पहना है, इट कैन रियली हेल्प यू। एक जमाना था कि आप अपनी पसंद का कोई कलर हो तो कोई खास कलर के कपड़े ढूंढने के लिए ऐसी
मार्केट का चक्कर लगा लिया करते थे, वैसे अब आप ऑनलाइन भी ये करते हैं। मैंने इंटरनेशनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा कि उन्होंने यूके में क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने लोगों को चैलेंज दिया कि वो अगले 2 महीने तक अगर शॉपिंग नहीं करेंगे, अपना कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनके पास कोई और कार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो वो एक बम्पर प्राइस जीत सकते हैं। सो आई फील के कोई ना कोई तरीका लोग निकालते हैं आपको चैलेंज करने का। दैट्स द डे यू वांट टू टेक अप, क्योंकि देखा ये गया है कि मार्केट अगर बंद ही क्यों ना हो, अगर आपकी जेब में एक अदद क्रेडिट कार्ड है और उसमें थोड़ी बहुत भी लिमिट बची हुई है आपके एक्सपेंडिचर्स के अलावा, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग काफी है हमारे फेवरेट फैशन एंड रिटेल ब्रांड्स को इन बिजनेस रखने के लिए? पिछले 3-4 महीने कमर्शियल एक्टिविटीज का काफी कम होना, ईद के दौरान लॉकडाउन खुला तो साथ ही हमने देखा कि कोविड-19 के पेशेंट्स में भी एक स्पाइक आया। अब अगली ईद भी करीब है, तो क्या हम देख सकेंगे कि ये फैशन ब्रांड्स कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लेकर वापस आएंगे? और जब तक देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत दूर हो तो उसका सोल्यूशन भी लोग नहीं निकालते। पूरी दुनिया कब से ऑनलाइन सेल्स तकरीबन 50-50 कर रही थी या 40-60 कर रही थी कि आउटलेट से तो कपड़े बिकते ही थे, लेकिन ऑनलाइन सेल्स पे भी बड़ा फोकस था। पाकिस्तान में जी समझा गया कि जब तक लोग कपड़े को हाथ नहीं लगाएंगे, उसकी प्राइस नहीं देखेंगे, उसका मटेरियल नहीं देखेंगे, तो खरीदारी हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि जब कोविड-19 आया और इतनी डिपेंडेंट थी एक्चुअल आउटलेट पे जारी है कि काफी एक्सपेंसिव है और एक खास तबके को ही टारगेट कर रहा है। तो आम लोग क्या करें जो पहले समझते थे कि शायद किसी खास मौके पे तो एटलीस्ट किसी अच्छे ब्रांड के हम रिटेल रेडी टू वेयर आउटफिट्स ले सकते हैं। इससे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिन्हल अली और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी स्वालिहा नजर भी, और आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। क्या आपकी मुश्किलात हैं उस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिन्हल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। Alaikum Sidra, how are you? And thank you so much for having me on your show. देखिए मुझे बताएं, ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है। पहले तो आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस साइड है इतनी ज्यादा मुतासिर हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेस्टोरेंट सैलून्स के बाद अब हम इन रिटेल ब्रांड्स को भी, फैशन रिटेल ब्रांड्स को भी देखें कि वो कट साइज करें, अपने आप को आउटलेट्स बंद करें? आपकी क्या फोकस है, किस तरह देख रही हैं इस सेगमेंट? देखिए जब से कोविड-19 पेंडेमिक शुरू, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, the global fashion industry is in a recession. ज़्यादातर मुल्कों में, यहाँ पे तो फिर भी स्मार्ट लॉकडाउन है या आप चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ भी, बट लाइक इन कंट्रीज़ लाइक यूके और यूएसए एंड स्टफ, अगर आप वहाँ पे जो हैं, जैसे यहाँ पे 2 तरह के ब्रांड्स होते हैं, एक होते हैं रिटेल ब्रांड्स और एक होते हैं डिज़ाइनर्स। मेरा ब्रांड एक डिज़ाइनर ब्रांड है, बट जो रिटेलर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आउटलेट होते हैं, मतलब एक पूरे अक्रॉस द कंट्री आउटलेट होते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के पास सोर्सेज होती हैं। वो लोग बल्क अपना उनकी जो प्रोडक्शन होती है, बल्क प्रोडक्शन होती है, मास प्रोडक्शन होती है, तो उनको अपना सामान, अपना स्टॉक निकालना होता है, क्लियर करना होता है। एंड इफ द स्टोर्स आर नॉट ओपन, इफ द आउटलेट्स आर नॉट ओपन, और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये हर रिटेलर ब्रांड का एक मसला है, बिकॉज रिटेलर्स ऑलवेज डू मास प्रोडक्शन। सो उसको क्लियर करने के लिए ये लोग फास्ट फैशन के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे ज़ारा ब्रांड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि आने वाले दिनों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए वो बहुत सारी आउटलेट्स को बंद कर देंगे। क्या आप ये मोस्टली, इट्स नॉट जस्ट ज़ारा, आई एम टेलिंग यू अबाउट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, जिन्होंने, जो कि न्यूयॉर्क में मल्टी लेबल स्टोर्स हैं बहुत सारे, 5th एवेन्यू के ऊपर, आई वोंट नेम देम बिकॉज फिर वो ब्रांडिंग वाली बात हो जाएगी, बट आई एम श्योर इतने बड़े बड़े नाम हैं, सबने सुने होंगे उनके नाम। वो सारे ब्रांड्स ने क्या किया है कि क्योंकि वो मल्टी लेबल ब्रांड्स थे और हर कोई उधर वॉक इन करके जाता था। आई एम श्योर यू नो न्यूयॉर्क इज़ अ बिग फैशन सेंट्रल, बट अब उन लोगों ने क्या किया है, सिंस वहाँ पे पेंडेमिक इतना ज़्यादा है, वहाँ पे तो आप थोड़ी देर के लिए भी दुकान नहीं खोल सकते, राइट? पर उन लोगों ने, जिनके पास वेबसाइट्स नहीं भी थी, जिनके पास मोबाइल ऐप्स नहीं भी थी, उन्होंने भी अब अपनी मोबाइल शॉपिंग ऐप्स बना दी हैं और उन्होंने भी अब अपनी वेबसाइट्स बना दी हैं, बिकॉज फिजिकली जाके शॉपिंग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में तो फिर भी लोग कर रहे हैं, बीइंग स्टबर्न। मिन्हल, over here would be
कि हाउ विल दैट अफेक्ट द बिजनेस मॉडल। इसके लिए मैं सोलेहा की तरफ जाना चाहूंगी, हु इज अ फैशन मार्केटिंग प्रोफेशनल। सोलेहा, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। मुझे सबसे पहले ये कि यू नो आउटलेट्स बंद करना सिर्फ एक फैशनेबल बात नहीं है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इट्स ऑल्सो बिकॉज these brands are struggling business wise, क्योंकि हर आउटलेट का मतलब है वहां का किराया देना, वहां पे लोगों को मेंटेन करना, कॉन्टैक्ट स्टाफ की तनख्वाहें देना, फिर इसके अलावा बिजली पानी तमाम तरह के खर्चे होते हैं। और बिजनेसेस इस वक्त इस बात के मुतामिल नहीं है कि वो ये एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सके। क्या फोरकास्ट है आपकी अबाउट द फैशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? आई थिंक सोलेहा की लाइन दोबारा ड्रॉप होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि हमारे पास हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? जिससे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर हमें आदत है कि हम खुद जाकर कपड़ा खरीदें या 15 कपड़े देखें उसके बाद करें, अब कोविड-19 के बाद तो हो सकता है फैशन ब्रांड्स आपको कपड़े ट्राई भी ना करने दें और वन ऑन वन भी कई चीजों को पर्सनलाइज किया गया है। वन ऑफ द की इम्पैक्ट्स इज कि जिस तरह हमारी पूरी इकोनॉमी 68 ईयर्स में पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मैंने आपके पास दोबारा आना चाहूंगी because you're a high-end brand, आपकी बड़ी customized services होती है, you meet people in person, फिर probably उनके wedding या उनके special day occasions के लिए आप कपड़े बनाते हो। लेकिन लोगों का तो पूरा नजरिया ही बदल गया है। एक तो नंबर 1 everybody is pressed for expenses, secondly शादियां बहुत ही सादगी के साथ हो रही हैं। तो how are you going to stay afloat? यानी आपने अपने बिजनेस को किस तरह रीमॉडल किया है? I'll tell you something what I did. Since जब से COVID-19 start हुआ था, मेरा outlet was completely shut down for 3 months. And my business suffered a lot because until now I did not have a website like every other brand or like every other retailer. So I was not making money online, but of course everybody has to earn their bread and butter. तो मैंने अपना वेबसाइट बनवाई और मैंने जो मेरा एटलियर है वो मेरे अपने घर के अंदर शिफ्ट किया दोबारा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मासेस को डिज़ाइन करने के अलावा शादियां होती हैं, हमारे अपॉइंटमेंट बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं, उन लोगों को आना होता है। सो येस, आई एम टेकिंग अपॉइंटमेंट बेस्ड क्लाइंट्स एट माय होम इन माय होम स्टूडियो। हाउ मच यू हैव लॉस्ट, बिकॉज ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ तो रमजान से पहले और रमजान के फौरन बाद वेडिंग सीजन होता है और बहुत शादियां कैंसिल हुई हैं, तो फ्रॉम मार्च नुकसान हुआ है। फ्रॉम मार्च टिल मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई आधा, ओ सॉरी जून आधा, आई एम सो सॉरी, मेरा स्टोर बंद था। अभी एक हफ्ता हुआ है फाइनलाइज हुए कि मेरे घर में मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया है, क्योंकि बिसाइड्स माय प्राइवेट क्लाइंट्स जो कि मेरे पास अपॉइंटमेंट बेस्ड क्लाइंट्स आते हैं, आई ऑल्सो स्टाइल टीवी सीरियल्स एंड मूवीज एंड एक्ट्रेसेस एंड ऑल दीज पीपल। तो इन लोगों को ऑब्वियसली जब मेरे पास स्टोर नहीं था, मेरे पास एक आउटलेट नहीं था, मैं किधर बुलाती मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को, उनकी फिटिंग्स के लिए, उनके ट्रायल्स के लिए। तो मुझे अपने घर में ये करना पड़ा, एक छोटा सा सेटअप डालना पड़ा, बिकॉज अदरवाइज माई बिजनेस was suffering extremely in it was going in extreme losses। ये आपके लिए अपने लिए काफी स्केरी नहीं था with so many different kinds of people visiting your home? No, I don't take a lot of people. I only take clients who are my like regular blended clients जो मेरे बड़ी सालों से जिनसे एसोसिएशन है, that to appointment based clients, and at one time more than 2 people are not allowed in my studio। ठीक है जी, अब यही बात सोलिया आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी। सोलिया, हम बात ये कर रहे थे बिफोर द लाइन ड्रॉप कि बड़ी मुश्किल हालात है जी। आउटलेट्स को इसलिए फैशन हाउसेस पूरी दुनिया में बंद कर रहे हैं बिकॉज उसका किराया देना, बिजली, पानी, सैलरीज, कॉन्टैक्ट स्टाफ, ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, खास तौर पे जब बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अनप्रिडिक्टेबल हो। आपकी फोरकास्ट पाकिस्तान के फैशन सीन के बारे में क्या है? विल वी आल्सो सी शटडाउन ऑफ रिटेल आउटलेट्स? Thank you, Sidra, for having me on your show. So, in all honesty, the situation is extremely unpredictable. However, देखें, अगेन वही वाली बात है, पाकिस्तान में जो रिटेल ब्रांड्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक हाई फैशन रिटेल ब्रांड्स है और एक आपके फास्ट फैशन रिटेल ब्रांड्स हैं। हाई फैशन रिटेल ब्रांड्स की बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वो बंद हो जाएं, बिकॉज उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है तो वो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट जो उनके मार्जिन होते हैं और बैक एंड की जितनी भी वर्किंग होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 20,000 का लग्जरी आइटम है तो पीपल माइट नॉट गो एंड बाय इट। हाउएवर जो आपके रिटेल फैशन ब्रांड है, फास्ट फैशन है,
they will, I predict they will survive this time period, because in most of the जितने भी retail fashion brands है fast fashion के, उनके पीछे जो ग्रुप्स है ना, उनकी बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, बट अब इंटरनेशनली भी मार्केट खुलना शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर 3 से 4 महीने तक ये इशू फिर भी ऐसे ही चलता है तो वी कैन से कि दे माइट बी इन ट्रबल, बट फॉर नाउ अगर सिचुएशन start getting back to normal, so फिर we can expect that these brands will ride it out. It won't be an issue. बिल्कुल सही। सोलह, इसके मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं वापस आऊंगी और मैं पूछूंगी कि ऑनलाइन सेल्स लोग समझते हैं कि उसकी वजह से काफी सहारा है इन ब्रांड्स को। क्या लगता है कि कितना, यानी देयर वाज नॉट अ हेल्दी रेशो। मैं नहीं समझती कि किसी भी पाकिस्तान के रिटेल ब्रांड ये क्लेम कर सकता है कि कोविड-19 से पहले वो अपनी 50% या 40% सेल्स ऑनलाइन कर रहे थे। अब जब अचानक से आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा है, डिजिटली ट्रांजिट करना पड़ा है, तो उसका क्या असर पड़ा है? एंड आर वी एज अ सोसाइटी, एज कंज्यूमर्स, उसको कितना ओपन आर्म से हम एम्ब्रेस कर रहे हैं? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि हाउ विल द फैशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ओवर रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मिनहल ने जैसे कहा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि लग्जरी ब्रांड्स थे या इवन फास्ट फैशन ब्रांड्स, दे आर नाउ शटिंग डाउन देयर आउटलेट्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़्यादातर उनका काम और उनका बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, What about the tourist industry? यानी जहाँ जहाँ आप और मैं अगर घूमने फिरने जाया करते थे, जब भी ट्रैवल इंडस्ट्री रिवाइव होगी, वहाँ पे भी आई थिंक अ लॉट ऑफ शॉपिंग मॉल्स वर देयर टू अट्रैक्ट पीपल। अगर आप कल को कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलती है, दैट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये शिफ्ट इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन जरा लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए कहते हैं कि जो हमारे सारिफीन, हमारे कस्टमर्स पहली दफा ऑनलाइन कपड़े खरीद रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। सोलिया और मिनहल मेरे साथ है। मिनहल, बहुत सारे लोग इस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑनलाइन कपड़े ओवर प्राइस्ड हैं। जो तस्वीर वो देखते हैं और जो प्रोडक्ट उनको मिलता है एट डिलीवरी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, और फिर कोई रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग की। इससे काफी लोग परेशान हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात पे एक चीज़ हाईलाइट करूंगी कि जो आपका जिस ब्रांड से आपको परचेज करना है, XYZ whatever brand it is, I would recommend कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करें, बिकॉज वो लोग गारंटी भी देते हैं और वो लोग एक्सचेंज भी करते हैं। बट इफ़ यू ओपन सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और एनीथिंग एल्स, हर दूसरी औरत या हर दूसरा आदमी जो एक लोकल वेंडर है, जो कोई बड़ा ब्रांड ओन नहीं करता, बट जस्ट क्लॉथ कपड़ा बेचने वाला एक आदमी है जो रेप्लिकास बेचते हैं, जो इस तरह की सारी चीजें बेचते हैं, सबने अपनी एक ऑनलाइन दुकान लगाई हुई है, राइट? और वो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे भी भेज रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान भी डिलीवर कर रहे हैं, एंड यू हैव नो आइडिया उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जगह से हैं, वो आपको क्या प्रोडक्ट असली के रेप्लिकेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या उसको वो फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, क्या वो जो पिक्चर में या वो आपको ऑनलाइन दिखा रहे हैं वो पूरी चीज़ें आपको मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। सो यू रियली हैव टू मेक श्योर दैट वेयर एवर यू आर डूइंग योर ऑनलाइन परचेसेस, वो जगह ऑथेंटिक हो, वो वेबसाइट या वो पेज या वो वट एवर दैट ऑनलाइन पोर्टल इज, वो ऑथेंटिक हो और वो उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो। ये नहीं कि मतलब आप किसी भी नाम पे या किसी भी रिटेलर से या किसी भी वेंडर से आप कुछ भी खरीद लें। ऑफ कोर्स कई दफा जो आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है वो इसलिए बिकॉज़ यू गोइंग टू स्मॉलर बायर्स जो स्टार्टअप्स हैं एंड यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग जो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। दो स्मॉलर बायर्स व्हाट दे डू, दे आर सो स्मार्ट दैट वो अपनी दुकान तो लगा लेते हैं क्लियरेंस सेल करके 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। नाउ if I am ordering 20,000 का outfit, right, and exactly वही चीज़
तस्वीर में या एक रेप्लिकेटेड वर्जन में कोई मुझे एक लाइव सेशन में दिखा रहा है और वो कह रहा है कि ये 8,000 का है, तो कोई भी एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी औरत का दिमाग यही होगा ना कि यार मुझे 8,000 में ये चीज मिल रही है, दिखने में तो ऐसी है, 8,000 इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन असल में वो नुकसानदेह साबित हो सकती है आपके लिए। सोलिया, आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन बड़े ब्रांड्स के साथ भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि डिजिटली इतना ज्यादा हमारा रिफाइंड लैंडस्केप नहीं था, बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वो भी इसको मैनेज नहीं कर पाए थे। लेकिन सोलिया से मैं बात करूंगी राइट आफ्टर ब्रेक, बिकॉज वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। लेट्स टेक अ लुक।